हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैटलिस्ट और उसका केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में सुनेंगे। ओके, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है वाया एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, और कैटलिस्ट को यूज़ करने से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में फ़र्क आएगा या उसके एनर्जी के प्रोफाइल में फ़र्क आएगा, उसको हम आज लर्न करेंगे। ओके, सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में आपने लोअर क्लासेस में सुना हुआ है, उस पर बात करते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता है, राइट। और इसमें जो खास बात है वो क्या होता है, ये इसका रिएक्शन के अंदर नेट कंजप्शन नहीं होता है। मीन्स कैटलिस्ट अंडरगोज नो नेट केमिकल चेंज। फाइन, अब इसको हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपको इसमें कुछ टर्म्स को नोट भी कर लेना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं कैटलिस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं तो कैटलिस्ट आप लिख लें इज अ सब्सटेंस दैट increases rate of reaction without itself being consumed। ओके, तो आपने लिखा है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस that increases rate of reaction without itself being consumed। means कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कि ये कंज्यूम नहीं होता है। कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म आप ऐसा देखेंगे, स्पेशली होमोजेनियस रिएक्शन के अंदर कुछ केस ऐसे आएंगे जहां पर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, लेकिन अगर कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और अगर वो कंज्यूम हो रहा है तो वो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की किसी फर्दर स्टेप में दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट अंडरगोज नो नेट केमिकल चेंज। कैटलिस्ट अंडरगोज नो नेट केमिकल चेंज। ठीक है, इसका मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, या बता रहा हूं। जैसे देखिए, अगर किसी इजी लैंग्वेज में किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की दो एलिमेंट्री स्टेप है, ओके, और एक एलिमेंट्री स्टेप में अगर कैटलिस्ट कंज्यूम हो गया तो फर्दर दूसरी एलिमेंट्री स्टेप में वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसके जो इनिशियल मोल्स थे और जो उसके रिएक्शन के एंड में फाइनल मोल्स होंगे वो सेम रहेंगे। मीन्स कैटलिस्ट अंडरगोज नो नेट केमिकल चेंज, ये इसका मतलब होता है। ओके, अब हमने लास्ट क्लास में जो पार्ट सीखा था, हाउ पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद रिएक्शन प्रोग्रेस, कि सर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा और इस कोलिजन से एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो वो एनर्जी की प्रोफाइल कैटलिस्ट से किस तरीके से इफेक्टेड होती है उसको हम देखेंगे, राइट। तो कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा, वो हम डायग्राम पे भी देखेंगे, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स इजी लैंग्वेज में कैटलिस्ट रिएक्शन को एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए भी आप इसको लिख लें, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स an alternate path with lower एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ओके, तो कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम डायग्राम पे अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, लास्ट क्लास का ही हमारा केस है, A2 B2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके कोलिजन से ये प्रोडक्ट बन गया 2AB और डेल्टा RH -x किलो जूल है। ये प्रोफाइल हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। अब इसमें कैटलिस्ट का रोल क्या है, जैसा आपने अभी मेरे साथ में सुना
कि कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको इसमें ये समझना है कि वही रिएक्टेंट होंगे, वही प्रोडक्ट होंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी वही बनेगा, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको प्रोफाइल पर कम नजर आएगी। जैसे देखिए आप, अब देखिए ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एनर्जी का जो प्रोफाइल है वो चेंज हो गया है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पे बन रहा था, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ए थी, वो अब कम हो गई। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे बन रहा है। फाइन, तो ये रिएक्टेंट वही है, वही प्रोडक्ट है, लेकिन एनर्जी का प्रोफाइल चेंज हो गया है। मीन्स अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। सपोज ये डैश लिख देता हूँ मैं, ओके। तो ये जो प्रोफाइल है, ये है एनर्जी की प्रोफाइल इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये प्रोफाइल है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो ये जो कैटलिस्ट है आपका, वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल पर देखिए, उसने जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पहले ई थी वो अब ई डैश हो गई है। मीन्स मान लीजिए अगर ये x किलो जूल है तो ये x किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ए थी वो अब कम होकर क्या हो गई है, ए डैश हो गई है। तो ये कैटलिस्ट का रोल होता है किसी रिएक्शन में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो मैंने आपको लिखाया था, कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी का प्रोफाइल वैसा स्मूथ है, लेकिन अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पहले से कम हो गई है। और अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो देखिए आपको फॉर्मूला मालूम ही है। आर्हेनियस इक्वेशन का अगर हम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं तो देखिए आपको एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में चेंज कंसीडर नहीं करना है। जब तक एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए की वैल्यू को सेम रखना है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है। तो जैसे देखिए आप, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। ये रिएक्शन एक डेफिनेट टेम्परेचर पे परफॉर्म हो रही थी। मैंने मान लिया K1 रेट कांस्टेंट है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो ये K1 हो गया। अब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ln K2, ठीक है, रेट कांस्टेंट को अब K2 मान रहा हूं, तो ln A माइनस EA डैश अपॉन RT। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन से आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA माइनस EA डैश अपॉन RT। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। मींस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर चेंज नहीं हुआ है। ये मानते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि EA की रिक्वायरमेंट कम हो गई। आप आर्हेनियस इक्वेशन जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें K1 वेयर K1 रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, rate constant of reaction in absence of catalyst हो जाएगा। ओके, और K2 हो जाएगा बिट्टू rate constant of reaction in presence of catalyst। ओके, तो आपको रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, ओके, मींस रिएक्शन का रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये अगर कभी एग्जामिनर पूछेगा तो आपको रिएक्शन के अंदर R2 बाय R1 का मतलब K2 बाय K1 मानना होगा। मींस हम ऐसे केस में एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन का वही सेम ऑर्डर रहेगा, चाहे 0 फर्स्ट और सेकंड हो, वो टर्म कैंसिल हो जाएंगी।
तो R2/R1 का रेशियो K2/K1 के बराबर माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप दोनों समय सेम रखेंगे, ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं। तो R इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल K/A है, तो R2/R1 का जब रेशियो निकालेंगे तो केवल K2/K1 के रेशियो के इक्वल माना जाएगा, ये एज्यूम करते हुए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसका मतलब है आपको K2/K1 निकालना है और वो आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का है। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्सिबल रिएक्शन पे लगाऊं कि क्या सर कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट डालता है, तो उसको भी आप डायग्राम पर देख सकते हैं। डायग्राम इनफैक्ट हम इसी डायग्राम को माइनर मॉडिफाई करके रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, नाउ कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हाउ कैटलिस्ट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, इसको अपन एनर्जी प्रोफाइल पर देखेंगे। ओके, लास्ट जो केस था सेम वही केस है, A2 + B2 कन्वर्टिंग इनटू 2AB। मैंने एज्यूम कर लिया है कि अभी रिएक्शन रिवर्सिबल है। ओके, तो ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हो गया और बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन हो गया, जिसमें AB A2 और B2 में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन वो एक्सथर्मिक माना है। ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोफाइल रिएक्शन कोऑर्डिनेटर ग्राफ है, पहले भी आपने ग्राफ बनाया था, सेम ग्राफ है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एक्टिवेट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या जहां पर हम स्टेट की टर्म्स में बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, तो यहां तक के प्रोफाइल को, एनर्जी प्रोफाइल को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया है। अब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन को देखेंगे। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाने की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम EA फॉरवर्ड बोल रहे हैं। मींस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उससे फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड ना बोलते हैं। वो अंडरस्टूड होता है कि रिएक्शन बस फॉरवर्ड ही चल रही है। तो ये EA फॉरवर्ड और EA' फॉरवर्ड का मतलब है कैटलिस्ट के यूज होने से ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट EA से कम होकर EA' हो गई। ओके, तो ये कम हो गई, प्रोफाइल आ गया। तो लास्ट क्लास में लास्ट एग्जांपल में आपने कंसीडर किया हुआ है कि ये एनर्जी का जो प्रोफाइल है वो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो इसकी प्रेजेंस में जो एनर्जी आएंगी मैं उनको EA' लगा रहा हूं। ओके, तो अब देखिए EA फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दें, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल दें इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, ये रहा इस प्रोफाइल पर। और EA' फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी का लेवल और ये एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पर बन रहा है, राइट, उसकी एनर्जी का रिक्वायरमेंट पहले से कम हो गया है। ओके, तो ये EA' फॉरवर्ड हो गया। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी के डिजायर को हम EAB बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और EA' बैकवर्ड अगर आप लिख रहे हैं या EA' लिखा है मैंने, तो EAB का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड EA' एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मान लीजिए ये Y है, तो ये Y किलोजूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम करेगा, Y किलोजूल एनर्जी रिक्वायरमेंट ये बैकवर्ड के लिए कम करेगा। ये EAB से कम होकर एनर्जी रिक्वायरमेंट अब कितनी हो गई, EA' बैकवर्ड। तो ये जो आपके पास डेल्टा H या हम जो डेल्टा U लिखते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है फॉरवर्ड EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड का डिफरेंस डेल्टा U या डेल्टा H होता है। इसके बारे में भी आपको और समझाऊंगा। तो देखिए जो डेल्टा U या डेल्टा H वॉट एवर यू लाइक, जो आप लिखते हैं रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से, वो EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड का डिफरेंस है। तो EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड का डिफरेंस आप आराम से देखिए, ये EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड है, तो उसका डिफरेंस ये हो गया, फाइन। तो वो x किलोजूल जो भी वैल्यू फिक्स हो गई, और EA' फॉरवर्ड माइनस EA' बैकवर्ड
अगेन आप इस डिफरेंस में से इस डिफरेंस को माइनस करेंगे तो डेल्टा एच ही आएगा, और वो कितना है x। तो ये जो आप डेल्टा यू देख रहे हैं वो EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये डिफरेंस है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और EA डैश फॉरवर्ड माइनस E डैश बैकवर्ड ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, मीन्स डेल्टा यू या डेल्टा एच एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। आप जब भी किसी बुक को रीड करेंगे तो अगर उसमें डेल्टा एच लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये समझें आप, ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, बस केवल मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी रिएक्शन उस वेसल के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन का अगर हम कंसिडरेशन लें किसी रिएक्टर के अंदर, तो अगर वो कांस्टेंट प्रेशर जैसा कोई वेसल है तो QP डेल्टा एच के बराबर होता है, मीन्स हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है, जो आपको थर्मोडायनामिक्स में बताया जाएगा। और मान लीजिए आपका जो वेसल है वो रिजिड है, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रीज के जैसे रिएक्टर रिजिड वेसल होते हैं, तो उसमें सिस्टम में जो भी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसको हम डेल्टा यू बोलते हैं। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू QV के बराबर होता है और डेल्टा एच QP के बराबर होता है। तो काइनेटिक्स में अगर रिएक्शन कंडीशंस क्योंकि नहीं लिखी होती हैं तो हम दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर लेते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा यू। थर्मोडायनेमिक्स में आप ये भी स्टडी करेंगे आगे जाकर कि अगर किसी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए गैसेस रिएक्शन है, तो ये A2 प्लस B2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2AB गैस, ओके, तो इसमें डेल्टा NG 0 है। तो जहां डेल्टा NG 0 था वहां वैसे भी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होते हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर कहीं पर आपको डेल्टा एच नॉट लिखा हो तो ये भी थर्मोडायनामिक्स में बताया जाएगा, इसका मतलब होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। इसके मीनिंग क्या होते हैं बाद में बताएंगे आपको, राइट। और अगर डेल्टा आर यू नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर ए गिवन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो नॉट लगाएं या न लगाएं उसकी भी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में नहीं है, थर्मोडायनामिक्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आएगी, ओके। और कुछ ऑथर डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई भी लिख देते हैं, लेकिन हम ई यहाँ नहीं लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि यहाँ ई का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम ई सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। तो आपके लिए एग्जाम में ये डेल्टा यू लिखा होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट या इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। डेल्टा एच लिख देंगे तो भी हम इसको इसी के इक्वल कंसीडर करेंगे, फाइन। और जो आपको थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, कभी भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है कि कैटलिस्ट को यूज करने से डेल्टा एच, डेल्टा यू, इनफैक्ट आप आगे थोड़ा सा पढ़ोगे डेल्टा जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो वो अभी मैं आपके लिए बोर्ड पे लिखूंगा, तब तक आप आराम से इन एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग लिख लें और इस टर्म को नोट कर लें, राइट। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत काम आता है। ये ऑथर की चॉइस है कि वो रिएक्शन कंडीशन मेंशन नहीं करेगा तो उसको डेल्टा यू लिखता है या डेल्टा एच लिखता है, फाइन, आराम से नोट कर लें आप। अब देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, अगर ये डिफरेंस डेल्टा यू नॉट या डेल्टा एच नॉट लिखा हो कोई बात नहीं, तो ये जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, मीन्स रिएक्शन अब स्टैंडर्ड स्टेट पे हो रही है। अगर एग्जामिनर डेल्टा यू नॉट लिख रहा है मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, जो थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा, बताया जाएगा आपको वापस से वहाँ पर कि कैटलिस्ट को यूज़ करने से डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी लिखा हो वहाँ पर, या डेल्टा एच नॉट या डेल्टा यू नॉट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट को यूज़ करने से इनकी वैल्यूज़ में चेंज नहीं आता है। मीन्स कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। आपने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सुना हुआ है कि सर कैटलिस्ट को यूज़ करने से इक्विलिब्रियम फास्ट अचीव हो सकता है, ओके, लेकिन इक्विलिब्रियम के कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है, क्योंकि अगर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर देगा तो इसका मतलब है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे फिर आपकी कंपोजिशन अलग अलग आएंगे ऑब्वियसली। तो कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। और आपने 11th क्लास में सुना हुआ है, फिर दोबारा सुन सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो होता है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड का रेशियो, मीन्स रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड
रिएक्शन। तो ये अभी इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है बेसिकली। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट को यूज़ करने से इनमें चेंज नहीं आता है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ऑथर डेल्टा यू नॉट लिखे, डेल्टा एच नॉट लिखे, डेल्टा एच लिखे, डेल्टा यू लिखे, आपको परेशान नहीं होना है। बेसिकली एक्टिव एनर्जी का डिफरेंस होता है। ओके, अब आपको किसी रिएक्शन की प्रोफाइल को या उसकी एनर्जी की प्रोफाइल को अगर समझना हो तो किसी एरो के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ है फास्ट और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिखा हुआ है एरो पर स्लो, तो इसका मीनिंग काइनेटिक्स में आपको ये मानना चाहिए कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स ये जो फास्ट आपने लिखा है उसका मीनिंग मैं मानूंगा कि ये हायर वैल्यू ऑफ के को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, या फिर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को शो करेगा। राइट, मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जिसके लिए ऐसा लिखा हुआ है ए कन्वर्टिंग इनटू बी, वो फास्ट है, तो मेरे माइंड में इंटरप्रिटेशन जाना चाहिए कि इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, या एनर्जी की टर्म्स में इस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। और जहाँ स्लो लिखा हुआ वहाँ रिवर्स करना है। मीन्स रिएक्शन अगर स्लो है तो इसका मतलब उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू कम है और उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मीन्स हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो जैसे अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल अगर बनाना चाहूँ तो ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं उसी से हम रिएक्शन का प्रोफाइल बना लेंगे। जैसे मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट की अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो गैस ए मान लीजिए बी में कन्वर्ट हो रही है, तो आपने अगर फास्ट बोला है तो इसका मतलब इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, और बैकवर्ड को ज़्यादा है तो उसको आप डाउनवर्ड ऐसे दिखा दें। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर क्या बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई कम, और बैकवर्ड जो रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई ज़्यादा। तो मीन्स इस केस में ये बैकवर्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर डेल्टा एच या जो डेल्टा यू होगा वो आपका इस रिएक्शन के लिए क्या होगा नेगेटिव वैल्यू। ओके, और इसका अगर आप रिवर्स कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है एक्स कन्वर्टिंग इनटू बी, ये तो आपको मालूम ही समझ में आता है, ये रिएक्टेंट ए है यहाँ पर या बी है ये। सिमिलरली ऐसे अगर ये रिएक्शन या कोई और लिखना चाहें, सपोज एक्स कन्वर्टिंग इनटू वाई, और अब इसमें अगर रिवर्स लिखा हुआ है स्लो और फास्ट तो आप अपने आप समझ जाएंगे अब। ओके, तो स्लो का मतलब अब एक्स से वाई में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस बार ज़्यादा है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बैकवर्ड के लिए कम है रिक्वायरमेंट किसकी एक्टिवेशन एनर्जी की। तो ये हो जाएगा ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम है, और ये बैकवर्ड की वैल्यू अगर कम है मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो रिएक्शन क्या हो गई फास्ट बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये आपका P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, या आप चाहें तो इनकी जगह X और Y लिख सकते हैं। इस बार ये डेल्टा U पॉजिटिव होगा, मीन्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। तो ये फास्ट स्लो या स्लो फास्ट लिखने से ही मालूम चल जाएगा मुझे कि रिएक्शन एंडो या एक्सो है। हाँ, ऐसे ही जस्ट नॉलेज अगर हम इंक्रीज करना चाहें अपनी, तो अगर किसी रिएक्शन में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ एक्स कन्वर्टिंग इनटू वाई और दोनों तरफ आपने फास्ट लिख दिया, तो इसका मतलब है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, और एनर्जी का प्रोफाइल बहुत हाई नहीं जाएगा क्योंकि आपने फास्ट लिखा है, मतलब उसको दोनों ही डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। तो ऐसे केस में अगर आप मुझसे पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ बनवाओगे तो मैं उसको कुछ ऐसा बना दूंगा, राइट, इस तरीके से, और इन दोनों की एनर्जी का लेवल लगभग इक्वल होगा, क्योंकि इसमें बताया नहीं है आपने मुझे कौन रिलेटिवली फास्ट है, बस सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं मानकर चलूंगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल ऑलमोस्ट सेम है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों ही डायरेक्शन को इक्वल है। ओके, अब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर
अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो फिर फर्दर रीजनरेट होता है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, तो अब हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसीडर करेंगे। इससे पहले हमने एनर्जी की प्रोफाइल जो देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा था किसके साथ में, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ में। वो हमने एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए देखा था, एक्सोथर्मिक का केस भी लिया और एंडोथर्मिक का केस भी लिया। अब हम एक क्रूशियल पार्ट पर बात कर रहे हैं, आप इसको समझें, बहुत अच्छा पार्ट है ये। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे, ओके। और रिएक्शन या तो एक्सो होगी या एंडो होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक रिएक्शन है वो 2 एलिमेंट्री स्टेप में परफॉर्म हो रही है, ओके। और उसके रिएक्टेंट हैं R1 और R2 इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। C कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म होगी। P1 P2 हमारे इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। शॉर्टकट में लिखा है इसको मैंने ई स्टेप, मतलब एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 और एलिमेंट्री स्टेप नंबर 2। तो हम इसमें ये मान रहे हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो R1 रिएक्टेंट रिएक्टिंग विद कैटलिस्ट C एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट P1 प्लस I मीन्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, C फॉर कैटलिस्ट, ओके। तो एक प्रोडक्ट आपका P1 बन गया और साथ में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, ओके। एलिमेंट्री स्टेप नंबर 2 में R2 जो आपका दूसरा रिएक्टेंट है, ये इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से रिएक्शन करके P2 फाइनल प्रोडक्ट P2 बनाएगा आपका और साथ में कैटलिस्ट को प्रोड्यूस कर देगा। मीन्स पहली एलिमेंट्री स्टेप में कैटलिस्ट कंज्यूम हुआ और सेकंड एलिमेंट्री स्टेप में ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसा पहले कहा था कि कैटलिस्ट अंडरगोज नो नेट केमिकल चेंज। नो नेट केमिकल चेंज का मतलब रिएक्शन के स्टार्टिंग में जितना इसका अमाउंट है, रिएक्शन के एंड में भी उतना अमाउंट हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म हुई और इसमें कैटलिस्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी किया और फर्दर ये अगली स्टेप में रीजनरेट भी हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन है आपकी R1 प्लस R2 कन्वर्टिंग इनटू P1 प्लस P2। मैंने इस ओवरऑल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक माना है। तो अगर ये रिएक्शन एक्सो एज्यूम कर रहा हूं तो मैंने ग्राफ उसी से रिलेवेंट बनाया है। मैं इसको आपको बहुत आराम से सिखाऊंगा। ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ है, जैसा हमने पहले भी ग्राफ प्लॉट किए हुए, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। किसी भी रिएक्शन का अगर आप ग्राफ देख रहे हैं और उसमें अगर पीक इस तरीके से एक से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें देखिए आप एक बार ये पीक आया है और फिर दोबारा ये पीक आया है, फिर डाउनफॉल आ गया, तो अगर पीक ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। और केवल एक पीक है तो वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसा आपने लास्ट इससे पहले के केसेस में देखा हुआ है, राइट। अब इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस ग्राफ को मैंने बनाया है। इसकी 2 एलिमेंट्री स्टेप है। ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 एलिमेंट्री स्टेप में हो रही है और ओवरऑल एक्सोथर्मिक है तो उसकी कम से कम एक स्टेप जरूर एक्सोथर्मिक होगी, दोनों भी एक्सोथर्मिक हो सकती हैं। तो मैंने जानबूझकर ग्राफ और डिफरेंट बने उसके लिए फर्स्ट स्टेप को एंडो माना है और सेकेंड रिएक्शन को एक्सो माना है, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन आप समझते हैं ना कि प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, एक्सो का मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल रिएक्टेंट से कम होगा, ओके। तो ये एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 है। मैंने जैसा पहले आपको सिखाया था, स्लो का मतलब होता है, जो हम इंटरप्रेट करेंगे वो ये है कि इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम है या इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की डिजायर ज़्यादा है, ओके। और फास्ट का मतलब रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज़्यादा है और एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, ओके। तो अब हम इसको ग्राफ पे देख रहे हैं, फाइन। आराम से आप रिएक्शन लिख लें, बहुत इजी है। और ओवरऑल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक माना है, मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब इसको ग्राफ पर देखते हैं, राइट। देखिए, जब हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग एलिमेंट्री स्टेप्स की एनर्जी प्रोफाइल को हम ऐड करते हुए चलते हैं, ओके। तो जैसे ये एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 है तो C ओवरऑल रिएक्शन का कैटलिस्ट है, लेकिन C यहाँ पर इस एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 का रिएक्टेंट है। तो ये R1 रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के कॉम्बिनेशन से पहली एलिमेंट्री स्टेप परफॉर्म हो रही है और P1 और I बन रहा है, ओके। तो R1 और C, अब यहाँ देखें आप, R1 और C
ये R1 और C कॉमा C लगा दिया मैंने, ये आपकी एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 के रिएक्टेंट है। ओके, और इनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की डिजायर है, ओके, उसको अगर ग्राफ पे आपको दिखाना है तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 के लिए डिजायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो R1 और C के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट P1 और I बन रहे हैं, ये R1 और C के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट P1 और I बन रहे हैं। ये P1 और I फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप के प्रोडक्ट हैं। ओके, और R1 और C को P1 और I में कन्वर्ट होने के लिए जिस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका नाम रखा हुआ है हमने EA1, और R1 और C के कॉम्बिनेशन से बन रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसको मैंने शॉर्टकट में AC1 लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो AC1 है बेसिकली ये R1 प्लस C के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ओके, और ये रिएक्शन फर्स्ट जो एलिमेंट्री स्टेप है उसके लिए मैंने कहा था कि ये स्लो रिएक्शन है, तो एनर्जी की डिजायर को मैंने ज़्यादा दिखाया, और एंडो का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप के जो प्रोडक्ट P1 और I बने हैं इनका एनर्जी का लेवल R1 और C के एनर्जी के लेवल से ज़्यादा होगा। ओके, तो ये एक एलिमेंट्री स्टेप नंबर 1 का ग्राफ कंप्लीट हो गया, राइट। अब इनको लिंक करना है किसके साथ में, एलिमेंट्री स्टेप नंबर 2 के साथ में। अब एलिमेंट्री स्टेप 2 को देखिए, इसके रिएक्टेंट हैं R2 और I, तो P1 और I बन चुके हैं। तो अब हम इस ग्राफ को जब आगे शो करेंगे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि साथ में लिख दीजिए ये I लिखा हुआ है P1 और I, और I और R2 का रिएक्शन हो रहा है। तो अब I और R2 के रिएक्शन से ये एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये R2 प्लस I के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ओके, तो वो हमने ग्राफ पे दिखा दिया, और R2 और I को P2 और C में जो कन्वर्जन हो रहा है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की डिजायर को अगर मैं EA2 से रिप्रेजेंट करूं तो वो इस ग्राफ पर इस तरीके से आएगा। ओके, सो दिस इज EA2, एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ R2 एंड I इनटू P2 एंड C। ओके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिजायर इस एक्टिवेशन एनर्जी के डिजायर से ज़्यादा दिखना चाहिए ग्राफ पे, और वो दिख रहा है क्योंकि ये स्लो है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ये फास्ट है मतलब इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। अब देखें सेकंड एलिमेंट्री स्टेप मैंने फास्ट और एक्सो लिखा हुआ है। एक्सो मीन्स ये जो P2 और C का एनर्जी का लेवल है वो R2 और I के एनर्जी के लेवल से आपको नीचे रखना है। ओके, तो हमने इसको नीचे रखा हुआ है, और ओवरऑल क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जहां से आपने रिएक्शन का स्टार्टिंग किया और जहां पे आपने रिएक्शन का एंड किया, तो एंड में जो आपके फाइनल प्रोडक्ट हैं उनके एनर्जी का लेवल रिएक्टेंट के इनिशियल रिएक्टेंट के एनर्जी के लेवल से कम होना चाहिए। तो देखिए डॉटेड लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दें, और ये जो लाइन है इसको देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो होगा डेल्टा U ओवरऑल। छोटा लिखा हुआ मैंने, क्लियर बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा U ओवरऑल। ऑथर इसको डेल्टा H ओवरऑल भी लिख सकता है, मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था। ये इंटर एनर्जी का चेंज है, ये एंथैल्पी का चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन क्या है। फाइन, तो ये डेल्टा U1 आपको समझ में आया। डेल्टा U1 क्या है, R1 और C के कॉम्बिनेशन से P1 और जो I बनेगा उसके लिए जो ओवरऑल एनर्जी में चेंज आया, मीन्स ओवरऑल इंटर एनर्जी में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा U1। मीन्स अगर ये एलिमेंट्री स्टेप नंबर 2 नहीं है तो हमारी रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ फिनिश हो गई, तो इन दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा U1। और अगर आप एलिमेंट्री स्टेप नंबर 2 को देख रहे हैं तो वो I और R2 से स्टार्ट हुई है, राइट। तो ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसा मानिए, और यहाँ एंड हो रही है, तो इससे और इसके बीच में जो एनर्जी का लेवल है दैट इज कॉल्ड डेल्टा U2। मीन्स R2 और I के कॉम्बिनेशन से जो P2 और C बनेंगे तो उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिफरेंस दैट इज डेल्टा U2। तो ये जो रिएक्शन है ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, सेकेंड स्टेप एक्सोथर्मिक, फर्स्ट स्टेप एंडो। मान लीजिए अगर ये रिएक्शन की सेकेंड स्टेप भी मान लीजिए अगर एंडो होती, तो उस सिचुएशन में मुझे इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करके
इसके पहले कहीं खत्म करना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर इसके एनर्जी के लेवल से नीचे आ गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सो। और अगर आपने मान लीजिए इस ग्राफ को यहीं खत्म कर दिया इस तरीके से, तो अगर आप इस ग्राफ को यहीं खत्म कर देंगे तो फिर इसकी सेकंड स्टेप भी एंडो, फर्स्ट भी एंडो, ओवरऑल रिएक्शन भी एंडो हो जाएगी। तो हम जब किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ देखते हैं तो पहले एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ओवरऑल रिएक्शन एक्सो या एंडो है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर एक्सो है तो मैंने आपको समझाया कि ये डेल्टा यू आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मीन्स प्रोडक्ट का लेवल रिएक्टेंट से डाउन होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितनी ज़्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे उतने ही आपको पीक नज़र आएंगे। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्री स्टेप है, तो ये देखिए ये फर्स्ट पीक फिर डाउन, फिर ये सेकंड पीक फिर डाउन। तो इसमें 2 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। क्यों? 2 एलिमेंट्री स्टेप हैं। अगर 3 एलिमेंट्री स्टेप होते 3 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 3 बार आपको इस तरीके से पीक नज़र आते, राइट। तो यहाँ 2 पीक नज़र आ रहे हैं, मतलब ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 एलिमेंट्री स्टेप्स में परफॉर्म हुई है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने आइडिया दिया है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल को लेकर कि उसमें 2 स्टेप है, तो उनको आप 2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा यू ओवरऑल आई होप से समझ में आ गया होगा। डेल्टा U1, डेल्टा U2, हमेशा ध्यान रखें जहाँ से एनर्जी का प्रोफाइल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पीक तक जाएगा वो हमेशा एक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से डाउनफॉल से वापस आप पीक पे जा रहे हैं तो ये EA2, और हमेशा जहाँ से स्टार्ट होगा और प्रोफाइल का जहाँ पर डाउनफॉल आकर ये स्मूथ कर्व आ रहा है आपका, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा यू रहता है। या स्टेप नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ तो डेल्टा U2 है। ओके, तो आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं और उसको ओवरऑल कंबाइन कर दें। ओके, तो ये है हमारा ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट। ये वर्ड कुछ ऑथर ही यूज करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब जो आप अब तक कैटलिस्ट का रोल सुनते आए हैं उसका उल्टा। ओके, मीन्स नेगेटिव कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की डिज़ायर होती है या जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको इंक्रीज कर देता है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट जो वर्ड है एक्चुअल में कुछ इंडस्ट्रीज में इनके लिए इनहिबिटर्स या पॉइजन जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इनहिबिटर्स का मतलब होता है जो रिएक्शन को स्लो कर देंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है कि ये जो हम ऑर्डिनरी ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, इस तरीके से हमने पहले भी देखा हुआ है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की डिज़ायर के बारे में हमने पहले भी सुना हुआ है कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमने इस रिएक्शन के लिए ए लिख दिया। ओके, अब ये रिएक्शन अगर नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप परफॉर्म करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। मीन्स ये एक्टिवेशन जो एनर्जी रिएक्शन को चाहिए उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो जैसे हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट की बातें की थी वैसे ही ये नेगेटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है, राइट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले ये रिक्वायरमेंट था, अब ये इंक्रीज होकर ऐसे ही मान लीजिए EA डैश कर देता हूँ, राइट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट जो वर्ड है, ये कुछ ऑथर अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब कैटलिस्ट जैसा हम पहले सुनते आए हैं। ये टर्म बहुत ज़्यादा ऑथर यूज नहीं करेंगे। आपसे अगर कैटलिस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो अब तक जो 11 से 12 तक आप पढ़ते आए हैं वही कैटलिस्ट का मतलब होता है। मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी की डिज़ायर को कम कर देते हैं। तो कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ही बात मानी जाएगी। और अगर कोई ऑथर स्पेशली आपसे नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा है तभी केवल आपको इस डायरेक्शन में सोचना है, अदरवाइज कैटलिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, कभी भी कैटलिस्ट आप यूज करते हैं तो रिएक्शन का ओवरऑल डेल्टा यू या डेल्टा एच कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो डेल्टा यू रिमेन्स सेम। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस प्रोसेस।
रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अगर सेम है या डिफरेंट है तो उसके बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ कैटालिसिस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। देखिए, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में या अदर चैप्टर में सुना हुआ है होमोजेनियस रिएक्शन, तो ऐसे यहां पर होता है एक होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस राइट। तो इसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं, तो आप लिख लें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेज। सो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर present in same phase, ओके। जैसे कुछ केस आपने पहले देखे हुए, जैसे इथाइल एसिड का हाइड्रोलिसिस करें तो उसमें हम H+ आयन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ओके। तो CH3COOH और C2H5OH प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन आपका आया हुआ है पहले इसी चैप्टर में, राइट। तो यहाँ रिएक्शन एक्वस फेज में परफॉर्म हो रही है, मीन्स वाटर सॉल्वेंट है, तो आपके जो रिएक्टेंट हैं और जो कैटलिस्ट है उनका फिजिकल स्टेट सेम है। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस, ओके। और अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंट है, तो उसका नाम होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। तो आप लिख लें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। जैसे आपने पहले देखा हुआ है कि 2HI गैस डिकम्पोज होती है गोल्ड की सरफेस पर, तो ये गोल्ड की जो कैटालाइटिक सरफेस होती है वो सॉलिड है और HI गैस या मतलब गैस स्टेट में है रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल। तो ये H2 और I2 में जब ब्रेक होगा तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस, ओके। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज मैच नहीं करता है और होमोजीनियस में मैच करता है। जैसे और केस अगर ज़्यादा देखना चाहें तो SO2 गैस है, ये O2 गैस से रिएक्ट करके SO3 गैस बनाती है। तो इसमें जैसे NO गैस को हम यूज़ करते हैं तो वो कैटलिस्ट का काम करती है NO गैस, तो इसका फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट से मैच कर रहा है, ओके। और यहाँ पे हेट्रोजीनियस में मैच नहीं करता है। तो जैसे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन से प्रोडक्ट बना रहे अमोनिया, तो इसमें हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, सॉलिड आयरन, राइट। तो आयरन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट मैच नहीं कर रहा है, दोनों डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हैं, रिएक्टेंट गैसेस फेज में, कैटलिस्ट सॉलिड फेज में। इसका नाम है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस, ओके। और ये जो रिएक्शन है जो आयरन की सरफेस पर परफॉर्म हो रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अमोनिया बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें हम प्रमोटर भी यूज करते हैं। तो ये जैसे Al2O3 या V2O5 मीन्स वेनेडियम पेंटाक्साइड वगैरह होते हैं, तो ये प्रमोटर्स का काम करते हैं। आपने वर्ड कभी सुना होगा प्रमोटर्स। ये रिएक्टेंट्स को जब प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट करेंगे किसी रिएक्टर के अंदर, तो कैटलिस्ट की हेल्प के लिए ये प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार कई क्रूशियल रिएक्शंस में ये अनडिजायरेबल जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उनसे भी ये प्रमोटर्स रिएक्ट कर जाते हैं और कैटलिस्ट की सरफेस को चोक होने से बचा लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज लाइक सल्फर वगैरह इस
कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर जम जाती है, चौक कर देती है उस सरफेस को, तो उसको हटाने के लिए या वो सरफेस चौक ना हो, वो डेस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो, उस पर इफेक्टिवली रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आकर कोलिजन करते रहें, तो उसके लिए हम प्रमोटर्स यूज करते हैं। तो प्रमोटर्स इनहेंस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कैटलिस्ट की इफिशिएंसी को या उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है कौन? प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ओके, इनको यूज करने से आपकी कैटलिस्ट की लाइफ टाइम भी इंक्रीज होती है, वरना उस पर अगर अनडिजायरेबल कुछ इम्प्योरिटीज जो रॉ मेटेरियल में हो सकती हैं वो अगर सरफेस पर आकर जम जाएंगी तो वो सरफेस यूजफुल नहीं रहेगी। थर्ड इज ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस। ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस एक डिफरेंट टाइप का कैटालाइसिस प्रोसेस है जिसके अंदर जो कोई प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से कोई एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। मीन्स वन फॉर्म प्रोडक्ट वर्क एज कैटलिस्ट। जैसे देखिए ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, ये हमने काइनेटिक्स से पहले भी सुना हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब ये रिएक्शन ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस क्यों कहलाती है? होमोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस तो है ही सही, क्योंकि रिएक्टेंट का कैटलिस्ट से फिजिकल स्टेट मैच कर रहा है, बट उसके अलावा वन फॉर्म प्रोडक्ट, यहाँ जो एसिटिक एसिड बन रहा है ये भी अपने आप में सोर्स है H+ आयन का। आपने आयनिक पढ़ा हुआ, आप जानते हैं एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ H+ आयन। तो ये इस प्रोसेस को कैटालाइज करने में आपकी हेल्प करता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस। मीन्स वन फॉर्म प्रोडक्ट वर्क एज कैटलिस्ट। ओके, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस प्रोसेस हैं। ओके